कि 750 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता है जिसमें से ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है, ऑब्वियसली पेपर 1 पेपर 2 250 ईच। तो इतना क्रूशियल है, इतना इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल। अगर कोई बच्चा ऑप्शनल लेट्स से इन्फ्लुएंस में आके हवा में आके कुछ भी चूज कर लेता है और वो गलत ऑप्शन चूज कर लेता है जिसमें उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, उसमें उसको क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जनरली 3 डिटर्मिनेंट्स हैं आपके मेंस क्लियर करने के। पहला ऑप्शनल, दूसरा आपका एथिक्स और तीसरा है आपके पास एसे। अब आपका जो ऑप्शनल है पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड मिलकर आपके पास 500 मार्क्स का पेपर है। तो आप मेंस क्लियर करेंगे या नहीं क्लियर करेंगे, उसके लिए एक मोस्ट आप ये बोल सकते हैं कि फोरमोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर है ये। नमस्कार, आज हम एक बार फिर राज IAS अकेडमी इंस्टीट्यूट आ चुके हैं क्योंकि मुझे बातचीत पसंद है और आपके काफ़ी सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें देने होते हैं और मेंस आने वाले हैं। आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होंगे ऑप्शनल को लेके या आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेके। तो आज एक बार फिर हम अमनजोत सिंह सर से बात करेंगे जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं। सो लेट्स वेलकम हिम। हेलो सर, थैंक यू सो मच, आप एक बार फिर हमें अपना टाइम दे रहे हैं। सो लेट्स मूव डायरेक्टली कि हम ऑप्शनल की बात करते हैं। और मैंने अभी जस्ट चेक कर रही थी कि 750 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता है जिसमें से ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है, ऑब्वियसली पेपर 1 पेपर 2 250 ईच। तो इतना क्रूशियल है, इतना इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल। अगर कोई बच्चा ऑप्शनल लेट्स से इन्फ्लुएंस में आके हवा में आके कुछ भी चूज कर लेता है और वो गलत ऑप्शन चूज कर लेता है जिसमें उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उसमें उसको क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान मैम, जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि जो ऑप्शनल है पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड मिलकर आपके पास 500 मार्क्स का पेपर है। तो आप मेंस क्लियर करेंगे या नहीं क्लियर करेंगे, उसके लिए एक मोस्ट आप ये बोल सकते हैं कि फोरमोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर है ये। ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जैसा ऑप्शनल आप ऑप्ट करते हैं वैसा कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में भी इन्फ्लुएंस करता है वो। क्यों? ऑब्वियसली बात है कि एक आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे आपके ऑप्शनल को लेकर। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जनरली 3 डिटर्मिनेंट्स हैं आपके मेंस क्लियर करने के। पहला ऑप्शनल, दूसरा आपका एथिक्स और तीसरा है आपके पास एसे। ज़्यादातर अगर आप इंडिविजुअल्स देखेंगे जो लिस्ट में जिनका नाम है रैंकिंग इंडिविजुअल्स, इररिस्पेक्टिव के कोई विद इन टॉप रैंकर्स हैं या नीचे है, एवरेज स्कोर सभी का एटलीस्ट आपको 270 या 270 प्लस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आपका जो ऑप्शनल है इंटरेस्ट स्पेसिफिक नहीं है, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, आप उसमें स्केल अप कर नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली आप करेंगे क्या? आपकी जो स्केलिंग है मार्क्स की वो ऑलरेडी नीचे चली जाएगी। यू विल बी स्टक एट 230 235 या हो सकता है इससे भी नीचे स्टक कर पाओ आप। तो ऑलरेडी एक आपके पास इंडिविजुअल है जो ऑन एन एवरेज 270 मार्क्स स्कोर कर रहा है, आप 30 से 40 नंबर ऑलरेडी पीछे चले गए उससे। ऊपर से जब आप फॉर खुदा खास्ता आप पहुंच भी गए मीन्स इंटरव्यू कर आप आगे इंटरव्यू में चले गए क्लियर कर, अब होगा क्या? वहां पे भी आप क्वेश्चन आपके ऑप्शनल के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। तो आप टेक्निकलिटी और डेप्थ दोनों को बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शनल है हमेशा एनालाइज कर सोच समझ कर लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी प्रेपरेशन मेरे हिसाब से क्लासेस एक बार ही लगाई जा सकती हैं, उसके बाद आपकी मेहनत है, आपका इनपुट है। 5 महीने या 4.5 महीने ऑन एन एवरेज आपका ऑप्शनल का टाइम पीरियड है जो आप डेली बेसिस के ऊपर लगाते हो। अब ये नहीं हो सकता कि 5 महीने आपने ऑप्शनल लगा लिया, 1 साल आपने उसके ऊपर तैयारी करी और फिर आप बोलो कि मैं ये ऑप्शनल छोड़कर किसी और ऑप्शनल को पकड़ूं और उसे दोबारा से तैयार करूं। क्योंकि इसका लेवल होगा दैट विल बी द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो वहां पे स्केल अप करने के लिए इनपुट और एफर्ट एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो दोबारा इस एफर्ट को लगाना इतना आसान टास्क नहीं है हर एक एग्जाम आपका स्टूडेंट के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में जो है ऑप्शनल हमेशा वाइज स्ट्रेटजी जो है, एक एनालाइज कर आपका इंटरेस्ट देखकर, आपका पैशन देखकर, उन चीज़ों को आप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखिए जब भी आप इस चीज़ को चूज करते हैं। ओके, एंड सर सिंस बच्चे यूजुअली यही पूछते हैं मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करूं, तो मैं भी गूगल पे गई, मैंने सर्च किया कि अच्छा ठीक है टॉप स्कोरिंग यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो उसमें एक लंबी लिस्ट आ गई सर डेफिनेटली। तो आई वांट टू आस्क कि वो जो लिस्ट है जैसे ज्योग्राफी सोशियोलॉजी एंड ऑल, वो जेन्युइन है भी? ऐसा सच में है? जेन्युइन है भी और जेन्युइन नहीं भी है जी। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। पिछले 2 साल का किसी पेपर का ट्रेंड क्या है, पिछले 5 साल का क्या है और पिछले 10 साल का क्या है।
ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए स्टूडेंट्स हर एक ऑप्शनल लेकर पेपर क्लियर करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने कोई ऑप्शनल चूज़ किया हो और उसमें से कोई भी कैंडिडेट पास ना किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। डिपेंड करता है आपका इनपुट, आपका एफर्ट, आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटजी, वो डिटरमाइन करेगी कि आप मार्क्स कितने लेकर आएंगे। जो इंडिविजुअल्स हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं या जो लास्ट वाले रिकॉर्ड सेट को तोड़ते हैं, ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेटजी है, उनका इनपुट है, उनका एफर्ट है, दैट डिटरमाइंस। चाहे आपका ऑप्शनल बिल्कुल ही अलग है, चाहे आपका ऑप्शनल वो है जो 90% लोगों ने चूज कर रखा है, एट द एंड ये नहीं हो सकता कि 90% लोगों ने चूज किया है तो सभी के मार्क्स आ रहे हैं, आपके भी आ जाएंगे। दैट कैन नॉट बी डन। आप कितना इनपुट, आप कितना एफर्ट लगाएंगे उसके अंदर, वो डिटरमाइन करेगा कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे। वो चीज। एंड सर सिंस क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली कंफ्यूज होते हैं, सो लेट्स से सोशियोलॉजी ऑप्शनल आप पढ़ाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट उसका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, लेट्स से ही इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, लेकिन उसको बस सुनने में आया है कि अच्छा ठीक है ये तो शादी रिश्तेदारी की बातें होती हैं, इसमें सोशियोलॉजी इजी ही होगा। सो ये जो मिसकंसेप्शन है ना सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेके, व्हाट डू यू थिंक कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने से पहले एक स्टूडेंट की क्या अप्रोच रहे, वो अपने आप को क्या सवाल पूछे कि ओके मेरा इंटरेस्ट हो सकता है सोशियोलॉजी में, तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए? सोशियोलॉजी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो इसका एडवांटेज है, यू डोंट लर्न टू प्री लर्न एनीथिंग। आपको कुछ पहले से पढ़कर आने की या प्री लर्न करके आने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास में बैठेंगे, या आपको इसका जो सिलेबस है इतना मेटिकुलसली डिज़ाइंड है बाय द यूपीएससी दैट आप 0 से 100 तक स्केल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सब्जेक्ट स्टार्ट किया और आपको 4 कंसेप्ट आते नहीं है, पढ़ेंगे फिर आप समझेंगे। पहले चैप्टर से लेकर अगर मैं बात करूं, पेपर आपका जो 1 है सोशियोलॉजी का, तो वो ऐसे ही चल रहा है। सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे किया, क्या सर्कमस्टांसिस थे, सोशियोलॉजी पढ़ता किस चीज़ को है। फिर वो बात करेगा कि सोशियोलॉजी साइंस है या सोशल साइंस है, सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए आप मेथड्स कौन से यूटिलाइज करते हो। फिर बाद में आएगा कि सोशियोलॉजी को बनाने वाले जो मेजर थिंकर्स हैं उन लोगों की बातें क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। फिर आगे आपके पास चैप्टर्स आएंगे कि उन लोगों का पर्सपेक्टिव जो आपकी डेली लाइफ की चीज़ें हैं, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, फैमिली है, किनशिप है, सोसाइटी का चेंज है, इन लोगों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में इन लोगों का कहना क्या है। तो वो इतना मेटिकुलसली डिजाइंड है फॉर द यूपीएससी कि यू डोंट नीड टू प्री लर्न एनीथिंग। आप 0 से 100 तक स्केल करेंगे, दैट इज द एडवांटेज। इसी चीज़ के लिए शायद ये सबसे, अगर आप पिछले 30 साल से देखेंगे तो इट हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल। ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है सोशियोलॉजी का। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड सर सिंस जैसे आपने बोला कि सोशियोलॉजी काफी बच्चे चूज करते हैं और नो डाउट अपने इंटरेस्ट को तो उन्हें फॉलो करना ही होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि सोशियोलॉजी एस्पिरेंट लेट्स से ऑप्शनल में अभी वो लिखने बैठा है मेंस में, और किसी एस्पिरेंट के पास सोशियोलॉजी एज इन सब्जेक्ट है, तो जब वो मेंस लिख रहा है तो वो कौन सी बातों का ध्यान रखे? लाइक ऑब्वियसली प्रिपरेशन वो पूरी करके जा रहे हैं, लेकिन बिफोर एग्जाम सर हर कोई नर्वस होता है, मैं भी नर्वस हो जाती हूँ, तो उस टाइम पे वो क्या चीजें ध्यान में रखे कि अच्छा ठीक है मैंने ऑप्शनल लिया है एंड आई नो इट, पर मैं लिखने जब बैठा हूं तो नर्वस ना हूं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो व्हाइल राइटिंग मेंस ध्यान में रखें? देखिए सबसे बड़ी चीज तो क्या है, दैट इज फर्स्ट की थिंग इज दैट इज योर कॉन्फिडेंस। अगर आपने उसके ऊपर एफर्ट लगाया है, आपकी प्रिपरेशन ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, आपने पहले आंसर राइटिंग अच्छे से करी है, आपने अपने पेपर्स को, मॉक पेपर्स को अच्छे से दिया है, तो देयर इज़ नथिंग नीड टू बी, आप नर्वस होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने जो प्रेपरेशन करी है दैट विल रीप द फ्रूट्स। ठीक है, आपको रिजल्ट जो है उस चीज़ का मिलेगा मिलेगा। दूसरी बात तो ऑब्वियसली चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, आपकी प्रेपरेशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, एक बार पेपर में बैठोगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, पहली बार मेंस लिख रहे हो, तो वो नर्वसनेस एक मतलब आएगी ही आएगी, वो उस चीज़ के ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते। रादर वी शुड फोकस अपॉन हमारे हाथ में क्या है, ठीक है, रादर देन फोकसिंग अपॉन जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में यही है कि मैंने प्रेपरेशन किया है, मैंने जो पढ़ा है मैं उस चीज़ को पेपर में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो ऑप्शनल पेपर है इसके अंदर चॉइसेस मिलती हैं आपको, ठीक है, कि आपको 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। टेक योर टाइम, फोकस कीजिए कि मैं कौन से क्वेश्चंस को चूज करूं। कई बार क्या होता है कि हमें इंट्यूशन से लगता है कि हम इस चीज़ को अटेम्प्ट कर लेंगे, गलत चॉइस मेकआउट करते हैं, लेकिन बाद में हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट चाहे ज़्यादा लगें, 10 मिनट लगें, टेक योर टाइम एंड फोकस पॉन के क्या जो मैंने चॉइसेस मेकआउट करी हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वेदर आई कैन रियली अटेम्प्ट देम। तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है।
थोड़ा सा रीजन और लॉजिक के साथ उसे एनालाइज कीजिए, अपनी प्रेपरेशन को लेकर आइए बीच में कि मैंने ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार करे थे, ये टॉपिक्स मेरे बीच में है, ये टॉपिक्स मेरे बिल्कुल ही खराब है। उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से चीज़ों को यूटिलाइज कीजिए। एंड ऑलवेज एक चीज़ तो है ही है, गो फॉर द टाइम फ्रेम, क्योंकि 3 घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो एंड में इतनी ज़्यादा नर्वसनेस नहीं आएगी। स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लेंगे, एंड में कंस्ट्रेंट आएगा, चीज़ों को जल्दी पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं पेपर के अंदर। जी। एंड सर, मूविंग टुवर्ड्स एंड डेफिनेटली मुझे ये सवाल पूछना है, सिंस आपने चॉइसेस की बात की, एंड मैंने पढ़ा कि 48 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो ऑप्शनल, 25 कोर हैं, 22 लिटरेचर एंड ऑल। तो अब अगर किसी ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज कर लिया है तो उसके फायदे भी क्या है, नॉट ओनली फॉर मेंस ऑब्वियसली, लेकिन इन अ लॉन्ग रन, इवन इन हिज करियर, जब वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे या इंटरव्यूज में, तो वहां पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल कैसे हेल्प करेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि योर पर्सपेक्टिव वो आपका टोटली चेंज हो जाएगा। आप रिलीजन को कैसे देखते हो, आप फैमिली को कैसे देखते हो, सोसाइटी की इनक्वालिटी को आप कैसे देखते हो, उसकी फंक्शनिंग को कैसे देखते हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सोशियोलॉजी आपको सिखाता है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल का रिलेशनशिप क्या है, सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस कैसे करती है और आप सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कैसे करते हो। इस चीज़ के रिलेशनशिप को आप समझ आएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं समझ सकता। सोसाइटी देखिए एक ही चीज़ के ऊपर चलती है, दैट इज़ सोशल चेंज। कभी ग्रेजुअल है, कभी फास्ट है, कभी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कर रही है, कभी लोग उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कई बार सोसाइटी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पता नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, मूवमेंट क्यों हो रहा है, भाई फैमिली टूट रही है, बन रही है, इनक्वालिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या होगा इस चीज़ों के। यू विल बी वेरी एबल टू, आप क्रिस्टल क्लियर के साथ आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये। यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ द थिंग्स। और सबसे बड़ी बात है योर यूपीएससी इंटरव्यू। यूपीएससी इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली आप सिविल सर्वेंट हो, आपका जो मेजर टास्क है दैट इज टू डील विद द सोशल इश्यूज। वहां पे जो आपके पास क्लैरिटी है, पॉवर्टी के ऊपर हो, चाहे आपके नॉर्मल इश्यूज ऑफ द सोसाइटी के ऊपर हो, जो डेप्थ और क्लैरिटी आप वहां पे कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर पाएंगे विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट वेगनेस, दैट विल हेल्प यू वेरी मच। वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर लेकर आएगा वो आपको जरूर आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। That's beautiful. That's the major point. That's beautiful, sir. Thank you so much.